चलिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 8 इस चैप्टर का आई थिंक लास्ट इलस्ट्रेशन है। इसके बाद कोई इलस्ट्रेशन नहीं बचते, देख लेते एक बार के लिए। एज पर रोड मैप, इंडेस इज एप्लीकेबल टू कंपनी एक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। ठीक है, तो कंपनी एक्स के लिए इंडेस एप्लीकेबल बना है 17-18 में। ये सामने से वो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। ठीक है, कंपनी एक्स जो है वो एक तरीके से नॉन फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और नॉन फाइनेंस कंपनी है, और कहता है कि इज़ अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी वाई। कंपनी वाई की सब्सिडरी है। ठीक है, सब्सिडी ऑफ कंपनी वाई। और कंपनी वाई कौन है सर? एनबीएफसी कंपनी है। ठीक है, कंपनी वाई जो है वो एक अनलिस्टेड एनबीएफसी कंपनी है, और जिनका नेटवर्थ आपके पास में 400 करोड़ है। ठीक है, नेटवर्थ जो है वो 400 करोड़ है। What will be the date of applicability of the Ind AS for company X and Y? If the Ind AS applicability date for parent NBFC is different, ठीक है, from the applicability date of the corporate subsidiary, then how will the consolidated financial statement of parent NBFC be prepared? ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो एनबीएफसी की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, उसके बाद क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैंने इलस्ट्रेशन 1 के वक्त कंपनी का जो भी नेटवर्थ का क्राइटेरिया बताया था वही सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस वही चीज़ जो वापस से याद करवा दूँ कि ईयर हमने कुछ इस तरीके से याद रखे थे 15, 16, 17, 18 एंड 19। मैंने कहा था कि पहले 3 जो साल हैं, ठीक है, वो कंपनीज के लिए है। ठीक है, और किस तरीके से था? कहता है कि 2015 में वॉल्यूंटरी आपके पास में इंड एस एप्लीकेबिलिटी थी, मतलब कि आप चाहे तो अप्लाई करिए वरना ठीक है। फिर जैसे ही 2016 आया, 1 अप्रैल 2016, तो कहते हैं कि जो फेज़ 1 में आने वाली जितनी भी कंपनियां थी, फेज़ 1 में कौन सी कंपनी आती है? कहते हैं कि 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा आपका नेटवर्थ है, तो वो कंपनी फेज़ 1 में आ जाती है। तो कहते हैं उनको मैंडेटरी कर दिया गया 2016 से, और 2017 से वो कंपनी जो फेज़ 2 में आती है, ठीक है, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया। फेज़ 2 में कौन आते हैं? जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है। लेकिन उसमें एक रिलीफ थी अनलिस्टेड कंपनी के लिए। अनलिस्टेड कंपनी का अगर नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ से भी कम है तो उनके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं था, ये मैंने आपको बताया था। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी रहेगा एनबीएफसी में। कहते हैं कि 18 और 19 जो है ये ईयर एनबीएफसी के लिए है। एनबीएफसी के लिए कहते हैं 18 में फेज़ 1 में जो कंपनियां आएगी एनबीएफसी, ठीक है, वो फेज़ 1 में जो आएगी वो 18 से फॉलो करेंगी, मैंडेटरी है इंड एस अप्लाई करना। और जो फेज़ 2 में आएगी वो 19 से एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, और फेज़ 1 और 2 में कौन आएगा? तो वही जो कंपनी के हिसाब से जो रूल था वही रूल यहाँ पे भी है। कहते हैं कि अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से या फिर उससे ज़्यादा है, 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, तो आप फेज़ 1 में आएंगे। अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है तो फेज़ 2 में आएंगे। और यहाँ पे भी वही चीज़ कि एनबीएफसी है और आप अनलिस्टेड है, ठीक है, तो कहते हैं कि आपके पास में 250 करोड़ से अगर कम रहा तो आपके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं है। वो तो क्राइटेरिया सेम है नेटवर्थ का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कहा कि कोई कंपनी है, कंपनी एक्स, जो यहाँ पे सबसे पहले वही चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं। कहते हैं कि कंपनी एक्स है कोई, ठीक है, कंपनी एक्स। अब कंपनी एक्स जो है वो नॉन फाइनेंस कंपनी है, मतलब कि एक तरीके से कंपनी आप कह सकते हैं, और नॉन फाइनेंस कंपनी है। इसकी होल्डिंग कंपनी कंपनी वाई है, मतलब कि कंपनी एक्स सब्सिडरी है किसकी? कंपनी वाई की। इस तरीके से यहाँ पे दिया है। तो कंपनी वाई जो है वो इनकी होल्डिंग कंपनी है, कंपनी वाई। ठीक है, कंपनी वाई जो है, और कंपनी वाई एक तरीके से एनबीएफसी कंपनी है, ये भी भूलना नहीं है। एनबीएफसी कंपनी है, और एनबीएफसी में भी कौन से सर? अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बता रखा है, अनलिस्टेड कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलिस्टेड एनबीएफसी है। ठीक है जी, अनलिस्टेड एनबीएफसी है। और इनका जो नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कितना है? 400 करोड़ रुपीज़। 400 करोड़ आपके पास में क्या है सर? इनका नेटवर्थ है 400 करोड़।
ठीक है, 400 करोड़ इनका नेटवर्थ है। और आगे क्या बताया था, कहते हैं कंपनी एक्स और वाई पे इंड एस एप्लीकेबिलिटी होगी या फिर नहीं, अगर होगी तो कौन सी डेट को होगी, ये आपको यहाँ पे पूछा गया था। और इफ़ द इंड एस एप्लीकेबिलिटी डेट फॉर द पेरेंट एनबीएफसी इज़ डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो इनका फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड है वो किस तरीके से प्रिपेयर होगा, ये आपको सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या कंपनी वाई जो एनबीएफसी है, अनलिस्टेड एनबीएफसी, क्या उन पे इंड एस एप्लीकेबल होगा, और होगा तो कब होगा? इस डेट को आपको ध्यान रखना है बस। ये डेट ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कहते हैं कि अगर कोई कंपनी है जो एनबीएफसी है, अगर उनका नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है तो 18 में उनके लिए इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर 500 करोड़ से कम है लेकिन 250 करोड़ से ज़्यादा है अनलिस्टेड के केस में, लिस्टेड के केस में तो 500 से करोड़ से कम है तो फेज़ 2 में आएंगी, चाहे वो कितना भी नेटवर्थ हो। लेकिन अनलिस्टेड के लिए थोड़ी रिलीफ थी कि 250 करोड़ से कम है तो इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन 250 करोड़ से ज़्यादा है और 500 से कम है तो आप फेज़ 2 में आ जाएंगे। क्लियर है? तो इनका अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये अनलिस्टेड है, एनबीएफसी ये अनलिस्टेड है और इनका जो नेटवर्थ है वो 400 करोड़ है, मतलब कि ये फेज़ 2 में आ जाएगी, मतलब कि ये किस में आ जाएगी, फेज़ 2। ठीक है, तो ये फेज़ 2 में आ जाएगी, ये एनबीएफसी किस में आ जाएगी, फेज़ 2 में। ठीक है, तो फेज़ 2 में आ जाएगी, मतलब कि इंड एस एप्लीकेबल है। और फेज़ 2 वालों के लिए क्या डेट है सर, 2019। तो सबसे पहले कंपनी वाई का हमें क्लैरिटी हो चुका है कि एनबीएफसी, ठीक है, और फेज़ 2 में जा रही है और उनका जो डेट है वो 2019 है। तो सबसे पहले एक बार के लिए वो देखिए, 2019 मतलब कि 1 अप्रैल 2019, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं सबसे पहले कंपनी वाई की बात करें तो कंपनी वाई जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है, एक एनबीएफसी कंपनी है और जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है, तो उनके लिए 1 अप्रैल 2019, क्योंकि फेज़ 2 में कवर हो रही है, ठीक है, तो 1 अप्रैल 2019 से उन्हें इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा, उन्हें इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी वाई पे 2019 से इंड एस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कंपनी वाई पे यहाँ पे एक बार के लिए देखिए ज़रा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कंपनी वाई पे 2019 मतलब 1 अप्रैल 2019, ठीक है, 2019 से, ठीक है, 2019 से इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब कि इंड एस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रिपेयर करेंगे। कौन, कंपनी वाई। कंपनी वाई जो है वो इंड एस के हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे 2019 से। ठीक है, 2019 से पहले ये कंपनी क्या इंड एस एप्लीकेबिलिटी होगी, आंसर इज नो। इंड एस एप्लीकेबिलिटी अभी से हो रही है, तो 2019 से पहले कंपनी किस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही होगी, क्या आप बता सकते हैं, आंसर इज यस। अगर इंड एस एप्लीकेबल अब से हुआ है तो उससे पहले के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए तो वो एएस के हिसाब से हुए होंगे, ऑब्वियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। इंड एस तो अब से एप्लीकेबल हुआ, तो इंड एस जो है वो तो अब से 2019 से एप्लीकेबल हुआ, तो उससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे प्रिपेयर हो रहे होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये चीज़ तो ऑलरेडी हम पिछले कई इलस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वापस से एक बार बता दिया कि अगर इंड एस एप्लीकेबल नहीं है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो 2019 से अगर कंपनी वाई को इंड एस एप्लीकेबिलिटी हुई है तो उससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे होंगे सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे हुई होगी। तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो आपके पास में एकदम से क्लियर है। तो कहते हैं ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर है। अब कंपनी एक्स की बात करें तो कंपनी एक्स पे तो ऑलरेडी इंड एस एप्लीकेबल है, वो तो क्वेश्चन खुद कह रहा था। देखिए इंड एस एप्लीकेबिलिटी है कंपनी एक्स पे, और कब से है वो भी दिया था, 1718 से जो है वो एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर है, तो 1718 से एप्लीकेबिलिटी है, 1718 से वो इंड एस के हिसाब से अपना
फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है। कौन? कंपनी एक्स। 17, 18, 18, 19, 19, 20, ठीक है, इंड एस के हिसाब से वो प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इसने एक और क्वेश्चन पूछा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब आपको पता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है सर? जो होल्डिंग कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी फिलहाल के लिए कौन है सर? कंपनी वाई। वो तो पहले से ही है, इसने खुद क्वेश्चन ने बता रखा है कि कंपनी वाई कौन है। कंपनी वाई जो है वो होल्डिंग कंपनी है। कंपनी वाई जो है वो प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कंपनी वाई ने अपनी जो सब्सिडी कंपनी एक्स है उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी होगी, ठीक है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन मांगी होगी, तभी तो वो दोनों का जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाएगा। तो कंपनी वाई ने जब कंपनी एक्स के पास से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन मांगी, ठीक है, तो कंपनी एक्स तो इंड एस के हिसाब से बना रहा है, ठीक है, कंपनी एक्स तो इंड एस के हिसाब से बना रहा है 17, 18, 18, 19, और कंपनी वाई तब कौन से बेसिस पे बना रहा होगा? एएस के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि कंपनी वाई पे तो 2019 से इंड एस अप्लाई हुआ, तो 17, 18, 18, 19, ठीक है, ये दोनों साल तो क्या होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो प्रिपेयर कर रहा होगा। तो यहाँ पे रूल ये बना कि जो होल्डिंग कंपनी जो बेसिस पे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, वो सब्सिडी कंपनी को उसी बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब कि कंपनी एक्स को दो इन्फॉर्मेशन एक साथ बनानी पड़ेगी। दो इन्फॉर्मेशन, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन को दो बेसिस पे बनाना पड़ेगा। एक इंड एस के हिसाब से, इंड एस के हिसाब से 17, 18 के लिए, 18, 19 के लिए उसे इंड एस के हिसाब से तो बनाना ही बनाए, क्योंकि उसका रूल है, ठीक है, एज पर रूल उसे इंड एस के हिसाब से तो बनाना ही बनाना है। बट फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी एक्स को और मेहनत करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी प्रिपेयर करके देना पड़ेगा। किन ईयर के लिए? 17, 18 और 18, 19। सर उसके बाद तो कंपनी वाई खुद इंड एस में आ चुका है, तो उसके बाद दो बार प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 17, 18, 18, 19 के लिए कंपनी को एएस के हिसाब से भी खुद की इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी, और ये इन्फॉर्मेशन कंपनी वाई को देना पड़ेगा, ताकि कंपनी वाई क्या कर पाए? ताकि कंपनी वाई जो है वो अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। तो कंपनी एक्स को दो बार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी होल्डिंग जो कंपनी है वो इंड एस में एप्लीकेबिलिटी नहीं हुई थी 17, 18 और 18, 19 में, इसलिए उसे खुद यहाँ पे एएस भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, और इंड एस तो एज़ पर रूल ही करना पड़ रहा है, ठीक है, ये तो कंपलसरी है, और ये भी उनको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी है उन्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में एक बार देख लेते हैं, वही चीज़ लिखी होगी। तो कहते हैं सबसे पहले तो ये बता दिया कि जो एनबीएफसी कंपनी है 2019 से उनके लिए इंड एस एप्लीकेबिलिटी रहेगी। तो उससे पहले वो कौन से बेसिस पे बना रही होगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि 31 मार्च 2019 तक तो वो एएस के हिसाब से काम करेगी। उसके बाद से, ठीक है, उसके बाद से आपके पास में क्या हो जाएगा? इंड एस। आगे क्या कहता है? कहता है कंपनी एक्स सेल अप्लाई इंड एस इन स्टेट्यूटरी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली कंपनी एक्स भी अपना जो है इंड एस के हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा होगा, वो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन उसे एएस के हिसाब से भी बनाना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी लिखी हुई मिलनी चाहिए। और हावेवर कहता है, हावेवर फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेटेड, या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन बाय द कंपनी वाई, जो होल्डिंग कंपनी है कंपनी एक्स की। तो कहता है कि 17, 18 और 18, 19 के लिए कंपनी एक्स को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। हालांकि वो इंड एस के हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर कर ही रहे, लेकिन कंपनी एक्स को अपना 17, 18 और 18, 19 का फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो एएस के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रिपेयर करके कंपनी वाई को देना पड़ेगा, ताकि कंपनी वाई कंसोलिडेशन कर पाए, ठीक है। तो कंपनी एक्स को 2 साल तक डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। हालांकि कंपनी के पास अपने पास ऑप्शन होता है कि वो इंड एस को ऑप्ट कर सकती है, ठीक है, वॉल्यूंटरीली। अगर वो दो चीज़ें काम नहीं करना चाहती तो खुद से वो अपने हिसाब से इंड एस को अप्लाई कर सकती है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपको तो डायरेक्टली ये पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन तो यही होगा कि कंपनी को 2 साल के लिए 17, 18 और 18, 19 के लिए तो एएस के हिसाब से भी
फाइनेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और इंड एस के हिसाब से तो करना ही करना है क्योंकि उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम स्विच ऑन करेंगे। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नहीं होगा आपके पास में। हाँ, तो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर है तो हम डिस्कस करेंगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है, तो वो एक बार के लिए हम देख लेंगे।